अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 की थ्योरीज़ और न्यूमेरिकल्स की क्लासेस ले ली थी। आज हम चैप्टर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, इस चैप्टर का नेम है ग्रेविटेशन। सबसे पहले हमारे जहन में एक ख्याल आता है कि ग्रेविटेशन है क्या, ग्रेविटी है क्या, इसका आइडिया किसने पेश किया। सबसे पहले इसका आइडिया जो पेश किया था वो किया था न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने किया था। 1665 की इवनिंग थी और न्यूटन बैठ के सोच रहा था कि किस तरह प्लैनेट एक सन के गिर्द किस तरह घूम रहे हैं। उसी वक्त जब वो बैठा हुआ था दरख्त के नीचे तो एक एप्पल नीचे गिर गया दरख्त से। तो उसने देखा कि उसके जहन में उसी वक्त ख्याल आया तो ये क्यों गिरा। फिर उससे ना इसने इसी को जहन में रखते हुए डिस्कवर किया कि ग्रेविटी है क्या, और ग्रेविटी के साथ उसने ये भी बताया कि प्लैनेट्स किस तरह सन के गिर्द मूव करते हैं। इस तरह what is the force of gravitation? There existence a force due to which every body of universe attract every अदर बॉडी. दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ऐसी फोर्स जिसकी वजह से हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. अब कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि इन द यूनिवर्स एवरीबॉडी अट्रैक्ट ईच अदर with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. यानी कि दो बॉडीज़ हैं वो आपस में अट्रैक्ट करती हैं, इस तरह अट्रैक्ट करती हैं कि उनका मैस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से. तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है. अब हमने उसने वही कहा कि जब फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस उनके प्रोडक्ट के. और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ भी बढ़ेगी. और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर ये डिस्टेंस है, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है. तो इस तरह हमने इन दोनों को कंबाइन किया, हमारे पास ये रिलेशन आ गया. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m1 m2 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर. तो हमने फिर जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आता है एक कांस्टेंट, और वो ये कांस्टेंट है एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 और डी स्क्वायर. अब जी है क्या, द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है वो है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11. और ये शॉर्ट क्वेश्चन आता भी है बोर्ड में ना कि जी की वैल्यू क्या है और उसका यूनिट क्या है. एमसीक्यूज तो आता ही है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अहम है. आगे के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है. और देखिए न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है. वो कहता था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन है जो एक दूसरे के मैग्नीट्यूड के लिहाज से इक्वल है लेकिन ट्रैक्शन के लिहाज से अपोजिट है. इस तरह जो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो भी यही कहता है. देखो जब दो मैसेज हैं इसमें मैसेज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वो जब अट्रैक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करते हैं. इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मैस वन वो एक्शन दे रहा होता है मैच टू को, और जो मैच टू है वो m1 को रिएक्शन दे रहा होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी होल्ड करता है. अब व्हाट इज़ ग्रेविटेशन फील्ड. ग्रेविटेशन फील्ड वो है ऐसी फील्ड जहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, जहाँ पे कोई भी पार्टिकल ग्रेविटी को फील कर रहा है, वो ग्रेविटेशन फील्ड है. और जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो पूरे अर्थ में कहीं ना कहीं मौजूद है, हर जगह मौजूद है. ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या है. इन द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ. इट इज़ 10 न्यूटन किलोग्राम पर के जी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. और ये भी तो पता ही है हमें कि जब हम अर्थ से दूर जाएंगे हमारी ग्रेविटेशन फील्ड ख़त्म होती जाएगी. इसी वजह से तो जो स्पेस है वहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं है ग्रेविटेशन, इसलिए तो हम वहाँ पे सीधा खड़े नहीं हो सकते, इसलिए हम तो वहाँ पे हवा में लटके रहते हैं. ग्रेविटी की वजह से ही हम ज़मीन पे जो खड़े हो सकते हैं. अब अगर तक मैस ऑफ अर्थ, व्हाट इज़ द मैस ऑफ अर्थ. हमारे पास ये रिलेशन है एफ इजिकल जी एम ई और आर स्क्वायर. वैसे हमने ये नाम दे दे के एम एक सिंपल मैस है और जो एम ई है वो ज़मीन का मैस है. हमने वैसे इंडिकेशन दे दिया ना एक चीज़ निकालने के लिए. तो हमने कहा कि कोई भी मैस है वो अर्थ के बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है. अब उसका हमने मैस निकालना है उन अर्थ पे. तो हमने ये डायग्राम को देखें, डायग्राम समझे, ये एम है. हमने किया कि अब मैस का कोई ना कोई वेट होगा, उसमें जो फोर्स लग रही है. हमने यहाँ लिख दिया कि जो वेट है वो इक्वल टू फोर्स है, वो इक्वल टू एम जी है. हमने यहाँ जो फोर्स थी उसकी जगह एम जी लिख दिया यहाँ पे.
और इस दोनों को इनको सेम टू सेम लिख दिया। अब यहाँ से हमने एम एम काट दिया तो हमारे पास रह गया जी इज इक्वल टू बड़ा जी एम ई ओवर आर स्क्वेयर। एम ई यहीं पर रह गया, आर स्क्वेयर यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो यहाँ पे जी है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास आएगा वो आएगा एम ई इज इक्वल टू आर स्क्वेयर जी ओवर ग्रेटर जी। जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, आर ज़मीन का रेडियस होता है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻�6, ये ज़मीन का रेडियस होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है। और जी की वैल्यू पता है हमें, वो 10 है। और जो ग्रेटर बड़ा जी है उसकी वैल्यू पता है हमें 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 है। हमने ये वैल्यू पुट की और हमारे पास ज़मीन का मैस आ गया जो कि है 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg। ये हमारे पास ज़मीन का मैस है। अब कहते हैं कि वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, यानी कि जी की वैल्यू किस तरह चेंज होती है ज़मीन के पास, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के बाहर, किस तरह वैल्यू की चेंज होती है। अब कहते हैं कि देखिए उन्होंने ये रिलेशन दे दिया है। उन्होंने कहा रिलेशन ये इस तरह दिया है कि कोई बॉडी जो ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है उसका डिस्टेंस या ज़मीन तक एच है और जो उसका आगे ज़मीन का जो रेडियस है वो इतना है। उन्होंने कहा कि जो इसका हमारे पास क्या था जी एम ई और आर स्क्वेयर था, ऐसा ही है। तो हमने यह किया कि यहाँ पे नीचे इसका जो आर स्क्वेयर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर था, तो हमने इसका डिस्टेंस ले लिया आर प्लस एच ले लिया डिस्टेंस। ठीक है, आर प्लस एच हमने डिस्टेंस ले लिया, स्क्वेयर तो उसका है ही वैसे। तो हमने कहा कि अब ये देखें, ये जी और ये आर, ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे आर का स्क्वेयर है और ये जी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आर रेडियस ज़्यादा होगा ज़मीन का तो जी की वैल्यू कम होगी, यानी कि आर अगर ज़्यादा होगा, आर का स्क्वेयर ज़्यादा होगा, जी की वैल्यू कम होगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो अगर सी लेवल पे ना जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और अगर हम पहाड़ों पे चलते हैं वहाँ पे जी की वैल्यू कम होती है। आगे वट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स होती क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करती है वो एक सैटेलाइट है। जिस तरह मून है जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है और मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होती हैं जो हमारी बनाई हुई हैं। साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट इनटू स्पेस, सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ क्या है, मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। Artificial satellites carry instruments or passengers to experiment with space. Communication satellites take 24 hours to complete their one revolution around the Earth. ये हमारे पास अर्थ है और ये एक सैटेलाइट है और ये मैंने कहा कि 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है और हमारी अर्थ भी जो अपनी कंप्लीट रोटेशन है 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। अब हमने मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स निकालना है, किस तरह निकालेंगे। हमें पता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या कर रही हैं, अर्थ के गिर्द मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे जेन में कॉन्सेप्ट है कि सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स है जो एक फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स वही है ना जो किसी भी एक बॉडी को सेंटर में सर्कल में मूव करने के लिए हेल्प आउट करती है। तो यहाँ पर भी यही वही है, एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर और आर लगाया हमने वही आर्टिफिशियल सैटेलाइट कोई ना कोई वेट होगा तो हमने किया कि यहाँ पे एम जी एच लिख दिया, यहाँ पे इसकी जगह हमने यहाँ पे एम जी एच की वैल्यू पुट की, यानी कि एम जी किया तो हमारे पास हुआ ये कि हमने दोनों तरफ मैथ काट दिया। यहाँ हमारे पास वी स्क्वेयर है और यहाँ से एक मल्टीप्लाई हो गया और जो एम तो कट गया था और वी स्क्वेयर जाकर वाइड हो गया। हमने किया ये वी स्क्वेयर यहाँ आ गया और जी एच आर आ गया, यहाँ पर अंडर रूट ले लिया हमने तो हमारे पास आ गया वी इक्वल टू जी एच आर नॉट ओ का अंडर रूट आ गया। तो हमने देखा कि जो आर और नॉट है वो क्या है। देखिए अगर इसमें देखिए हम, ये आर है रेडियस ज़मीन और ये इसका एच है। इस तरह हमने मैथ ज़मीन का मैथ्स में देखा था कि किस तरह डी स्क्वेयर को हमने आर प्लस एच के होल स्क्वेयर से रिप्लेस कर दिया है। इस तरह यहाँ भी हमने यही करना है, आर इज इक्वल टू आर प्लस एच है तो हमने यहाँ पे आर नोट की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी आर प्लस एच की और यहाँ पे हमने कह दिया कि जो आर प्लस एच है वो इज इक्वल टू आर है, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले ली ना कि कैन बी एन अप्रोक्सीमेशन कैन बी मेड फॉर सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ, के जो हमारी सैटेलाइट है वो अर्थ के बहुत ही करीब है। तो इसलिए हमने जो एच है वो निगलेक्ट कर दिया और हमने रेडियस का रेडियस ले लिया और इस तरह हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की। तो हमने यहाँ पे जब वैल्यू पुट करके जब जिस तरह जी इज इक्वल टू 10 है और रेडियस जो है मैथ का अर्थ का वो हमने क्या लिया था 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24। जब हमने यहाँ वैल्यू पुट की तो हमारा जो आंसर है वो आया 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये हमारे पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की स्पीड है कि जो वो कंप्लीट करती है। अगर क्वेश्चन आते हैं हमारे जेन में कि ऑन व्हाट फैक्टर्स दैट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड्स। हमारे पास सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया ना कि कौन सा फैक्टर है जो इसकी चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं उन पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले इसका फार्मूला देखना है। इसमें फार्मूला देखा हमने वी नॉट इक्वल टू जी एच आर प्लस एच का होल अंडर रूट। हमने देखा कि इसमें कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, जी एच आ रहा है, आर आ रहा है, एच आ रहा है। तो हमने कह रहे हैं कि जो इसके फैक्टर्स हैं जो इस पर डिपेंड कर रहा है वो जी पे डिपेंड कर रहा है,
आर पे डिपेंड कर रहा है और एच पे डिपेंड कर रहा है। अब कहता है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज द सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। इट हेल्प्स अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द लैंड, ऑन द सी और इन द एयर। GPS consists of 24 Earth satellites. These satellites revolve around the sun twice a day with a speed of 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि ये ज़्यादातर जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो GPS सिस्टम यूज़ करते हैं। हमारे फ़ोन में भी GPS सिस्टम लगा होता है। जब हमारा फ़ोन घूम जाए तो वो चिप लगी होती है, जिससे हमारे सिम में भी सिम जिससे होती है। अगर हमारे हम देख शनाख्ती कार्ड में भी चिप लगना शुरू हो गई है। यानी कि इन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए GPS सिस्टम लगाया गया है, सेटेलाइट्स हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और अगर ये स्लाइड्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। थैंक्स।